एक बार की बात है, श्यामपुर गांव के कब्रिस्तान में दो चोर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। पहला शराबी, जिसका नाम रोहन होता है, दूसरे शराबी रवि से कहता है, अरे रवि भाई, आजकल कई दिनों से कोई बढ़िया हाथ नहीं लग रहा। क्या करूं, बड़ी कड़की चल रही है। बिल्कुल यही बात मेरे साथ भी हो रही है। मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ दिनों में दशहरा आने वाला है। सब गांव वाले रामलीला में जाएंगे और हमें बेहतरीन मौका मिलेगा लोगों को लूटने का। रवि की बात सुनकर रोहन खुश हो जाता है। तभी रोहन के पीछे से कब्र हिलने लगती है। ये देखकर रवि घबराते हुए कहता है, अरे रोहन, तेरे पीछे कब्र हिल रही है और उसमें दरार आ रही है, जैसे अंदर से कोई बाहर आना चाहता हो। कब्र में से 10 सर वाला आदमी निकलता है। ये सब क्या है? ये तो रावण लग रहा है, लेकिन इसे तो भगवान राम ने मार डाला था। ये फिर से कैसे जिंदा हो गया? अरे ये सब सोचने का मौका नहीं है किसने किसको मारा। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो ये हमें जरूर मार डालेगा। ऐसा कहकर रवि और रोहन कब्रिस्तान से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन शैतान हंसते हुए कहता है, भागो, कहाँ तक भागोगे? तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाई है। ऐसा कहकर शैतान रवि और रोहन को पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाता है, लेकिन शैतान तेजी से उनके आगे आ जाता है और उन दोनों को मार डालता है और खा जाता है। मजा आ गया। कई सालों बाद ऐसा मौका मिला है। इतना मांस खाने को मिला है। इसके बाद तो वो 10 सर वाला शैतान अक्सर गांव में आता और गांव वालों को मारकर खा जाता, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत ही डर और सहम जाते हैं। रामलाल गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों, हमें सरपंच जी के पास जाना चाहिए और उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। वो बड़े हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। रामलाल की बातें सुनकर गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच बहुत ही बूढ़े थे और अक्सर बीमार रहते थे। गांव वालों की बात सुनकर वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो गांव वालों, मैं कुछ करता हूँ। तुम सब अभी घर जाओ। गांव वालों के जाने के बाद सरपंच धीरे धीरे चलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे गांव वालों के साथ हो रही घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक, जो कि बड़बोला होता है, बोलता है, आप चिंता मत करो सरपंच जी, मैंने ऐसे शैतान बहुत ठीक किए हैं। मैं इसे पकड़कर मुर्गा बना दूंगा और इससे कुकड़ू कू करवाऊंगा। अरे तांत्रिक, तू जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कर भी पाएगा ना? कहीं मुझे और मेरे गांव वालों को और बड़ी मुसीबत में डाल दे। लेकिन फिर कोई और चारा ना देखकर सरपंच तांत्रिक के साथ गांव में आ जाते हैं और 10 सर वाले शैतान का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर बाद भी जब शैतान नहीं आता तो तांत्रिक बोलता है, गांव वालों और सरपंच जी, लगता है वो मुझसे डरकर भाग गया है। अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अब नहीं आएगा। तांत्रिक की बात खत्म होते ही 10 सर वाला शैतान वहां आ जाता है। शैतान को आता देखकर सारे गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। क्यों रे तांत्रिक, तू तो कह रहा था कि मैं तेरे से डर गया। चल मुझे डरा, मुझे देखना है तू कैसे डराता है। शैतान जी, मुझे तो इस बूढ़े सरपंच ने बहकाया है।
इसी ने मुझसे ये सब करवाया है। मैं तो आपकी सारी शक्तियां जानता हूँ। सारी बातों की जड़ ये सरपंच है। अबे डरपोक तांत्रिक, ये सब क्या कहे जा रहा है? मैंने ये सब कब बोला? जो कुछ भी किया वो तूने किया है। तू ही गांव वालों के आगे शेखियां मार रहा था। अब शैतान जी आ गए हैं। अब निपट। शैतान जी, मुझे छोड़ दो, इस बूढ़े को खा जाओ। देखो, हम दोनों तो एक ही डिपार्टमेंट में हैं। जैसे चोर पुलिस होती है, वैसे ही तांत्रिक और शैतान भाई भाई। तांत्रिक, इस मरे हुए मुर्दे को मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो तुझे ही मारूंगा और तेरा नरम नरम मांस खाऊंगा। ऐसा कहकर खा जाता है। सरपंच वहीं खड़े सब देख रहे होते हैं। ऐसा कहकर शैतान वहां से चला जाता है। अगली सुबह गांव वाले मिलकर पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। इंस्पेक्टर वीर सिंह गांव वालों से कहता है, गांव वालों, तुम लोगों ने अच्छा किया जो पुलिस के पास चले आए। ये कोई बहरूपिया होगा जो तुम सब लोगों को परेशान कर रहा है। हम इसे देख लेंगे। अरे साहब, ये कोई बहरूपिया नहीं है, वो असली का शैतान है। उसने कहा है कि सब गांव वालों को मार डालेगा। आप कुछ करिए। आप सब गांव वाले भी ना बहुत ही भोले हो। अरे ये कोई शैतान नहीं है। वैसे भी पुलिस के डंडे के आगे भूत भी भागते हैं। तुम सब चिंता मत करो। पुलिस के आश्वासन की वजह से सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। शाम को वीर सिंह अपनी पुलिस की टीम के साथ गांव में पहुंचता है और रात भर शैतान का इंतजार करता है, लेकिन शैतान नहीं आता। फिर कुछ दिनों तक गांव में कोई घटना नहीं होती। उसी समय गांव के पास से एक साधु बाबा जा रहे होते हैं। साधु बाबा के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। गांव वाले उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बाबा गांव वालों से कहते हैं, गांव वालों, मैं चलते चलते थक गया हूँ। अगर आप लोग मुझे आज्ञा दें तो मैं आज रात यहीं गुजार लूं। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। साधु बाबा की बात सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं और चुप हो जाते हैं। लगता है आप गांव वाले साधु लोगों की इज्जत नहीं करते और नहीं चाहते कि हम यहाँ रुकें। अगर ऐसा है तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप जैसे साधु का यहाँ आना तो हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन अभी गांव में हालात ठीक नहीं है। आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। साधु तो वैसे ही मर जाता है जब वो संन्यास लेता है। हमारी जान कौन लेगा भला? फिर सरपंच बाबा को शैतान के बारे में पूरी बात बताते हैं, जिसे सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं। फिर बाबा गांव में ही रुक जाते हैं। रात होते ही शैतान गांव के अंदर आ जाता है। गांव के अंदर बाबा को देखकर बोलता है, लगता है गांव वालों ने तुझे बलि का बकरा बनाया है। ऐसा कहकर शैतान बाबा की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो बाबा को छूता है, उस शैतान का शरीर जलने लगता है। मैं एक संत हूँ जो प्रभु राम के अधीन है। मैं प्रभु राम के रहते तेरे जैसे किसी शैतान से नहीं डरता। तेरे जैसा शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ी ही देर में शैतान पूरी तरह जल जाता है और उसकी जगह एक आदमी निकलता है और बाबा से कहता है, बाबा, आपकी कृपा से मैं शैतान के कब्जे से निकल पाया। अगर आप नहीं होते तो मैं हमेशा ऐसे ही 10 सर वाले रावण की तरह भटकता रहता। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और साधु बाबा भी वहां से गायब हो जाते हैं।
मोनू चोर भाग रहा था और कुछ गांव के लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे। पकड़ो, इसे पकड़ो, इसने मेरी धोती चुरा ली। भाग बिट्टू, वरना आज ये लोग हम दोनों को खूब पीटेंगे। वाह, क्या दिन आ गए हैं। एक धोती के लिए पिटना पड़ेगा। हर बार बेवकूफों की तरह चोरी तो तुम करते हो मामा, ऊपर से पकड़े भी जाते हो और साथ में पिटना मुझे भी पड़ता है। अरे बिट्टू, ये मुझ पर गुस्सा करने का वक्त नहीं है, बल्कि बचकर भागने का वक्त है। चलो भागो। मारो मारो इस चोर को और इसके साथी को पकड़ कर मारो। आज तो लगता है भागते हुए गांव से बाहर निकलना पड़ेगा मामा। चलो जल्दी मेरे पीछे आओ, वो उधर शॉर्टकट से भागते हैं। ओह ठीक है, चल बिट्टू। मोनू और बिट्टू शॉर्टकट से निकलकर गांव के बाहर आ जाते हैं और बाल बाल बचते हैं। हश, आज तो तुमने बचा लिया बिट्टू। बचा नहीं लिया मामा, अब हम इस गांव में दोबारा नहीं जा सकते। सब लोग हमें पहचान गए हैं। मैंने तुमसे कहा था घर के अंदर से कुछ महंगा चुरा कर लाना, मगर तुम्हें ये धोती चुराने की क्या जरूरत थी। अरे चुराना ही था तो कोई महंगी चीज चुराते, जिससे हमारे कुछ दिन अच्छे से कट जाते। अरे बिट्टू, वो हुआ ऐसा कि जब मैं उस घर में घुसा तो मैं पैसे ढूंढने लगा, मगर एक तरफ ये धोती पड़ी हुई थी और मुझे इसका रंग बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसे ही उठा लेता हूं, मेरे काम आएगी। बहुत बढ़िया, अगर वो लोग पकड़ लेते ना तो धोती के साथ कच्छा भी उतर जाता। अब चलो मामा, रात होने से पहले हमें दूसरे गांव पहुंचना पड़ेगा, वरना तुम जैसे बेवकूफ चोर को तो कोई भी आसानी से लूट लेगा और साथ साथ मैं भी फंसूंगा। दोनों मामा भांजा चलते चलते दूसरे गांव पहुंचते हैं। काफी पैदल चलने के बाद दोनों एक छोटे से गांव भरतपुर पहुंचते हैं। शाम होने को आई थी, अंधेरा हो रहा था। दोनों जाते हैं और पूड़ी सब्जी वाले से कहते हैं, अरे भाई, 2 प्लेट पूड़ी सब्जी देना। कितने भाव की है ये? 20 रुपए की 1 प्लेट। क्या, ये तो बड़ी महंगी है। जो है यही है, लेना हो तो लो वरना जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम 2 प्लेट दे दो। हाँ ठीक है। अरे भाई, हमें भी 2 प्लेट पूड़ी सब्जी दे दो। हाँ अभी देता हूँ। अरे भाई रामू, मैं तो तंग आ चुका हूँ मालिक से। पता नहीं उन्होंने घर में नौकरों को रखा ही क्यों हुआ है। अगर उन्हें हर वक्त हम पर शक ही करना होता है, भला ऐसा क्या कीमती है उनके पास। अरे बिरजू, तुम्हें पता तो है ना, धनी सेठ इस गांव के सबसे अमीर आदमी है। सबको पता है कि उनके पास बहुत कीमती चीजें हैं और हाल ही में उन्होंने एक बड़ा कीमती हीरा मंगवाया है। सारा गांव इसी के बारे में तो बात कर रहा है। लेकिन मुझे तो ये आदमी एक नंबर का फेंकू चंद लगता है। अरे देखते नहीं, घर में तो छोटी छोटी चीजों में कितनी कंजूसी करता है। खाने में नमक चीनी तक कम डलवाता है। अरे तू नहीं जानता बिरजू, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं तभी तो अमीर बनते हैं। और अब तू ये सब छोड़, जल्दी से खा ले, फिर वापस काम पर चलना है ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो। दोनों नौकर खा पीकर चले जाते हैं। उनके जाते ही मोनू कहता है, अरे बिट्टू, सुना कि नहीं? क्या, कि सब्जी पूड़ी की प्लेट महंगी है? अरे नहीं नहीं, ये नहीं। अरे उन दोनों आदमियों की बात नहीं सुनी कि उस धनी सेठ के पास कोई कीमती हीरा है? हाँ तो उससे क्या। देखो मामा, अब कोई और ख्याल दिमाग में मत लाना। हम अभी अभी इस गांव में आए हैं, अभी मुझे इस गांव से नहीं निकलना है। अरे बिट्टू, ऐसा मत बोल, तू खुद सोच, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे हमारे गांव में भी कोई इतना अमीर आदमी नहीं था जिसके पास ऐसा कीमती हीरा हो। अगर हमने एक बार ये चुरा लिया तो जिंदगी भर के लिए हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। बात तो सही है, लेकिन फिर भी मामा, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। अरे अगर वो इतना ही अमीर आदमी है तो इतना आसान थोड़ी होगा उसके घर में चोरी करना। मैं सब जानता हूँ बिट्टू, तुझे लगता है तेरा मामा एक बेवकूफ चोर है, इसीलिए तुझे मुझ पर जरा भी यकीन नहीं। लेकिन इस बार मैं अपनी होशियारी साबित करके ही रहूंगा। तू बस देखता जा, मैं अकेले ही इस धनी सेठ के घर से वो कीमती हीरा चुरा कर लाऊंगा। क्या कुछ भी बोलते रहते हो मामा, आज तक अकेले तुम एक केला भी चुरा नहीं पाए हो और सीधा हीरा चुराने की बात कर रहे हो। बस फिर अब तू देखता जा, तू ये पूरी सब्जी खा और मैं आज रात ही वो हीरा चुराऊंगा। तू भी क्या याद रखेगा मेरी इस चोरी को? ठीक है मामा, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो, लेकिन मैं इस सब में नहीं फंसने वाला। हाँ। मोनू ने फैसला कर लिया था कि वो आज रात ही धनी सेठ के घर जाएगा और वो कीमती हीरा चुरा कर लाएगा। यही सोचकर वो धनी सेठ का घर पता करता है और आधी रात को घर के बाहर पहुंच जाता है। मोनू घर के चारों तरफ से अंदर घुसने का रास्ता ढूंढता है,
मोनू खिड़की से जैसे ही अंदर कूदता है, वो देखता है कि धनी सेठ उसी कमरे में खर्राटे भरकर सो रहा था। लगता है सेठ बड़ी गहरी नींद में है। गांव वालों के हिसाब से सेठानी अभी मायके गई हुई है, यानी घर में सिर्फ ये सेठ ही है। चलो पहले इसी के कमरे में वो हीरा ढूंढता हूँ। मोनू दबे पांव कमरे की अलमारी खोलता है और अच्छे से चेक करता है। हैं? इतना अमीर सेठ और अलमारी पूरी खाली, पहनने को भी सिर्फ ये एक फटा कुर्ता पैजामा है। बड़ी अजीब बात है। हाँ, शायद लोगों को दिखाने के लिए कि ये ज्यादा अमीर नहीं। चलो दूसरे कमरे में चलता हूँ। इसके बाद मोनू सेठ के कमरे से निकलता है और वो रसोई में जाता है। ओहो, बड़ी भूख लग गई। सेठ की रसोई में तो बहुत कुछ होगा खाने को। काजू बादाम लड्डू पेड़े, मुंह में पानी आ गया सोचकर। मोनू रसोई में देखता है मगर सारे डब्बे एकदम खाली थे। हैं? सिर्फ एक गिलास दूध है। शायद ये अमीर सेठ लोग हमेशा डाइट पर रहते हैं। एक काम करता हूँ, यही पीकर काम चलाता हूँ। अगर चीनी मिल जाती तो बढ़िया होता, मगर यहाँ डब्बे में चीनी भी नहीं है। मोनू सारा दूध ऐसे ही पी जाता है। उसके बाद वो दूसरे कमरे में जाकर देखता है। हाँ, ये इस कमरे में ताला लगा है। जरूर इसी के अंदर होगा वो कीमती हीरा। मोनू ताला तोड़ तो सकता नहीं था, इसलिए वो एक चाकू उठाता है और उसे गरम करने लगता है। मोनू जल्दी से बक्से को खोलता है। उसमें कुछ चमकीले कंकड़ पत्थर थे और एक नारियल जो सुंदर कपड़े से ढका हुआ था। हाँ, ये नारियल, जरूर यही है हीरा। इस नारियल के अंदर ही हीरा छुपा होगा। बस अब किस्मत पलटेगी और सारी दुनिया मेरे आगे झुक जाएगी। बिट्टू भी मेरे दिमाग को मान जाएगा। मोनू बक्सा पलट देता है। सारे कंकड़ पत्थर यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, लेकिन इस शोर से सेठ की आंख खुल जाती है और वो भाग कर आता है। अरे बाप रे, चोर चोर! अरे डमरू बिल्लू भोला, सब जल्दी आओ रे, चोर घुस आया है घर में। अरे डंडे भी ले आओ। अरे नहीं, आज तो लगता है डंडों की बरसात हो जाएगी। अब क्या होगा? लगता है ये मेरी आखिरी चोरी थी। अब मैं सीधा जेल जाऊंगा। बिट्टू ने ठीक ही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक से मोनू को सीटी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो मेरे भांजे की सीटी की आवाज है। इसका मतलब मैं डंडों से बच जाऊंगा। मोनू फटाफट खिड़की से झांक कर देखता है। खिड़की के बाहर बिट्टू खड़ा था। अरे भांजे, तू आ गया मुझे बचाने। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो उसने मुझे तुझ जैसा भांजा दिया। जल्दी छलांग लगाकर बाहर आओ मामा, वरना तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा और फिर हम दोनों को डंडे पड़ेंगे। सेठ और उसके आदमी खिड़की पर जाकर झांकते हैं, लेकिन तब तक बिट्टू और मोनू भाग चुके थे। ये तो बचकर निकल गया, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत ही बेवकूफ चोर था। क्या? मगर ऐसा क्यों मालिक? देखो तो, सारे हीरे तो यहीं फेंक गया है और लेकर गया है नारियल। ये क्या है मामा? नारियल? आप इतनी मुश्किल से और खुद को इतने खतरे में डालकर नारियल चुरा कर लाए हो। अरे ये नारियल नहीं है भांजे, ये तो बेशकीमती हीरा है, हीरा। उस सेठ ने चालाकी से उसे नारियल जैसा दिखा रखा था ताकि कोई चोरी ना कर पाए, लेकिन मैं बहुत शातिर हूँ। हे ऊपर वाले, जब अकल बट रही थी तब क्या तुम चोरी करने गए थे मामा? मेरा दिल तो कर रहा है कि इसे तुम्हारे सिर पे फोड़ देता मामा, लेकिन खैर, वो सेठ बहुत समझदार और शातिर था। उसने हीरे कंकड़ पत्थर की तरह रखे थे और नारियल को सजा कर रख दिया ताकि लोग उसे कीमती समझें। उफ, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई भांजे। चलो अगली बार ध्यान रखूंगा। बस मामा, अब कोई अगली बार नहीं। अब तुम चोरी से रिटायरमेंट ले लो, वरना हमें बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। और इस तरह बेवकूफ चोर अपनी आखिरी बेवकूफी भरी चोरी करके रिटायरमेंट ले लेता है।